स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स पिछले सप्ताह में। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली सारी ही बड़ी अपडेट्स के बारे में, लेकिन संक्षेप में। अगर आप किसी भी खबर के बारे में गहराई से जानना चाहते हो या अन्य जरूरी खबरें पढ़ना चाहते हो तो जरूर लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट पे www.livelaw.in या हिंदी में पढ़िए hindi.livelaw.in पे। साथ ही इन सब खबरों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने बुधवार 29 मई को शराब नीति मामले में अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत का इनकार इस आधार पर किया गया है कि चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की छूट दी गई है, इसीलिए वर्तमान आवेदन सुनवाई योग्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त ये बताया गया कि चूंकि गिरफ्तारी को चुनौती पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसीलिए वर्तमान विस्तार आवेदन का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने 10 मई को दिल्ली शराब नीति मामले में न्यायिक हिरासत में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम रिहाई की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 27 मई को लोकसभा चुनाव के दौरान अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के संबंध में कुछ विज्ञापन प्रकाशित करने से रोकने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। विज्ञापन अपमानजनक थे और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन थे। न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा, हमने विज्ञापन देखे हैं। प्रथम दृश्य विज्ञापन अपमानजनक हैं। आप कह सकते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन हम और अधिक कटुता को बढ़ावा देने में अपना हाथ नहीं बटाना चाहते। जब भाजपा की ओर से पीएस पटवालिया ने कहा कि विज्ञापन तथ्यों पर आधारित हैं, विशेष रूप से उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने विवादित विज्ञापनों पर गौर करने के बाद कहा था कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के साथ साथ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन है। हालिया घटनाक्रम में दिल्ली सरकार ने संकटग्रस्त राष्ट्रीय राजधानी के लिए तत्काल पानी जारी करने के लिए हरियाणा राज्य को निर्देश देने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उत्तर भारत, विशेषकर दिल्ली में चल रही भीषण गर्मी की स्थिति का जिक्र करते हुए याचिका में कहा गया है कि राजधानी में पानी की मांग में असाधारण और अत्यधिक वृद्धि हुई है। सरकार द्वारा अनुकूलन, राशनिंग और लक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रशासनिक उपाय करने के बावजूद इसे भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अतिरिक्त जलापूर्ति की जरूरत है। याचिका में कहा गया है कि इस पृष्ठभूमि में दिल्ली सरकार ने हरियाणा राज्य से अनुरोध किया है, लेकिन हरियाणा ने अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया है। गौरतलब है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर 1 मई से दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं देने का आरोप भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है जिसमें गर्मी के महीनों की चिलचिलाती गर्मी में वकीलों को पारंपरिक काले कोट और गाउन पहनने से छूट देने के लिए नियमों और अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में राज्य बार काउंसिल को प्रत्येक राज्य के लिए प्रमुख गर्मी के महीने निर्धारित करने का निर्देश देने की मांग की गई है, ताकि उन महीनों के लिए काले कोट और गाउन पहनने से छूट दी जा सके। इसके अलावा चिकित्सा विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने की भी प्रार्थना की गई है, जो ये अध्ययन करेगी कि गर्मियों में गर्म कपड़े पहनने से अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य, कार्यक्षमता और काम की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है और तदनुसार सिफारिशें सुझाई जाएंगी। अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका में शीर्ष न्यायालय से आग्रह किया गया है कि राज्यों में अधिवक्ताओं के पारंपरिक ड्रेस कोड में ढील देने पर विचार किया जाए, क्योंकि इससे बढ़ती गर्मी के दौरान कठिनाइयों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। दिल्ली के उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने अदालत कक्ष में एयर कंडीशनिंग या कूलिंग सुविधाओं की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए पिछले सप्ताह एक मामले को स्थगित कर दिया। यह निर्णय तब लिया गया जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ गया, जिससे फोरम के लिए कार्यवाही प्रभावी ढंग से संचालित करना मुश्किल हो गया। कोरम, जिसमें अध्यक्ष सुरेश कुमार गुप्ता और सदस्य हर्षली कौर और रमेश चंद्र यादव शामिल थे, ने
शौचालय में पानी की आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी पर भी प्रकाश डाला। इन परिस्थितियों को देखते हुए उपभोक्ता फोरम ने मामले को आगे बढ़ाना अव्यावहारिक समझा और इसे 21 नवंबर तक स्थगित करने का विकल्प चुना। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में पूर्व जेएनयू स्कॉलर और एक्टिविस्ट उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया। कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने खालिद द्वारा दायर दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग करने वाली अपनी याचिका वापस लेने के बाद खालिद ने नई जमानत याचिका दायर की थी। खालिद ने अक्टूबर 2022 में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। इसके बाद खालिद ने सीआरपीसी की धारा 437 के साथ यूएपीए की धारा 43D के क्लॉज 5 के तहत एक नया आवेदन दायर किया। नियमित जमानत की मांग करने वाली उनकी पहली याचिका मार्च 2022 में ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय राजधानी में जामिया क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित यूएपीए और देशद्रोह मामले में शर्जील इमाम को वैधानिक जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैथ और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने इमाम की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। उन्होंने मामले में वैधानिक जमानत देने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इमाम ने अधिकतम 7 साल की सजा में से आधी सजा काट लेने के आधार पर जमानत मांगी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार ने कथित स्वाति मालीवाल हमला मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। कुमार, जिन्हें 27 मई को ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था, ने कहा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी अवैध है और सीआरपीसी की धारा 41A का घोर उल्लंघन है। कुमार को शुरू में 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। बाद में उन्हें 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। फिर निचली अदालत ने उन्हें 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। मालीवाल ने आरोप लगाया कि जब वो 13 मई को केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गईं तो कुमार ने उनके साथ मारपीट की। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को बरी कर दिया है। 2002 में पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद 2021 में हरियाणा के पंचकुला में एक सीबीआई अदालत ने उन्हें और 4 अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आईपीसी की धारा 120B, 302, 506 के तहत सजा के खिलाफ न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति ललित बत्रा की खंडपीठ ने उनकी अपील की अनुमति दी थी। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार 10 जुलाई 2002 को रंजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, क्योंकि राम रहीम को संदेह था कि मृतक एक गुमनाम पत्र के प्रसार के पीछे था, जिसमें उसकी महिला फॉलोअर्स के यौन शोषण के मामलों को उजागर किया गया था। रविवार को गुजरात उच्च न्यायालय ने राजकोट में टीआरपी गेम जोन में दुखद आग का स्वतः संज्ञान लिया, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई थी। सुनवाई न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव और न्यायमूर्ति दीवान एम देसाई की खंडपीठ के समक्ष की गई। पीठ ने कहा, ऐसे गेम जोन या मनोरंजक सुविधाओं का निर्माण करने के अलावा उन्हें अखबार की रिपोर्ट के माध्यम से हमारी जानकारी के अनुसार बिना अनुमति के उपयोग में लाया गया है। प्रथम दृश्य एक मानव निर्मित आपदा हुई है जहां निर्दोष बच्चों की जान चली गई है और परिवारों ने अपने अपने परिवारों में हुई जान के नुकसान पर शोक व्यक्त किया है। कथित तौर पर गुजरात के राजकोट में एक गेमिंग जोन में शनिवार शाम को दुखद आग लग गई, जिसके परिणाम स्वरूप 9 बच्चों सहित कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई। आग ने टीआरपी गेम जोन की 2 मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें गर्मी की छुट्टियों और सप्ताह अंत की भीड़ के कारण लगभग 300 लोगों की भीड़ थी, जिनमें से कई बच्चे थे। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं।
धन्यवाद।